वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर में हम अरिस्टोटल का कंसेप्ट वर्च्यू एथिक्स स्टार्ट किए थे और हमने जाना क्या होता है वर्च्यू। हमने देखा वर्च्यू एक बैलेंसिंग पॉइंट है दो एक्सट्रीम्स के बीच। इसे अटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसमें डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। वर्च्यू एथिक्स में हम पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं, एक्शन पर फोकस नहीं करते, या यूं कहें एक्शन में जो प्रोसेस है या एक्शन का जो रिजल्ट है उस पर फोकस नहीं करते। इन दोनों बातों का फोकस डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में किया जाता था। मींस वर्च्यू एथिक्स डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी से कुछ अलग है। ये पर्सनालिटी पर फोकस करता है, करेक्टर पर फोकस करता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ वर्च्यूज के बारे में, देखेंगे क्या होती हैं कुछ वर्च्यूज, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं आपसे कुछ वर्च्यू। तो हमें वर्च्यू को पहचानना आना चाहिए कि बेनेवोलेंस है। कब कहेंगे एक अधिकारी, एक पब्लिक सर्वेंट या आप बेनेवोलेंट हैं? कब कहा जाता है कि आप करेजियस हैं? कब कहा जाएगा आप मैन ऑफ विजडम हैं, आपके अंदर विजडम है? तो ये सब बातें डे टू डे बेसिस पर कैसे प्रैक्टिस की जाती हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant। तो आपको एथिकल ट्रेट्स या कहें वर्च्यूज फाइंड करनी है सिविल सर्वेंट की। तो फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें भी हम कुछ वर्च्यूज या वैल्यूज पढ़ेंगे, फाउंडेशनल वैल्यूज भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पब्लिक सर्विस वैल्यूज एक टॉपिक है, उसमें भी पढ़ेंगे। आल दो इस टॉपिक की स्टार्टिंग में यहां से कर दूंगा, कुछ वर्च्यूज को डिस्कस भी कर लूंगा, फिर पर्टिकुलरली जो भी चैप्टर आएगा, जो भी टॉपिक आएगा, उसमें आप ये वर्च्यूज पढ़ पाएंगे। जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स, और बताइए आपने उनको क्यों बताया है, यहां पर क्यों रखा है। तो आप कितना जानते हैं उस वैल्यू के बारे में, उस वर्च्यू के बारे में, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको समझ भी पा रहे हैं, ये है क्वेश्चन। तो हम टॉपिक क्या हो सकता है? पब्लिक सर्विस वर्च्यूज, ट्रेड्स, क्वालिटीज एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें जो वर्च्यूज लिखनी है वो कहीं ना कहीं कोई बिल में लिखी हो उसको उठाना है, कोई एक्ट में आई हो उसको उठाना है, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग में हो उसको उठाना है, गवर्नमेंट की कोई कमिटी ने कुछ रिकमेंड किया है उसको उठाना है, गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट वर्च्यू है उसको उठाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वर्च्यू है उसको उठाना है। मीन्स पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में ही वर्च्यू लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ वर्च्यूज आपको पूछी जा सकती हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे कॉमन ह्यूमन बीइंग, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में पढ़ लेंगे तो कॉमन ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में तो आप लिख ही लेंगे। देखिए जैसे बेनेवोलेंस, हिंदी में कहें परोपकार। अब आपको कंफ्यूजन क्या रहता होगा, बेनेवोलेंस और काइंडनेस में डिफरेंस क्या है? तो मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करूंगा बाद में, क्या होता है बेनेवोलेंस, क्या होता है काइंडनेस। अभी समझ जाइए कि हमें बेनेवोलेंस के बारे में कैसे लिखना है। कैन यू बी यूजफुल फॉर समबडी? क्या आप किसी के काम आ सकते हैं? इसका आप अगर आंसर दे पा रहे हैं हाँ या ना में, अगर हाँ है तो आप बेनेवोलेंट हैं। जैसे ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, आप क्या दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं? अब देखिए इसमें पब्लिक सर्विस कहाँ पे है? पब्लिक सर्विस में भी किसकी हेल्प की जाती है? दूसरों की। 24/7 की जॉब है। इसमें एक सेकंड भी अपने बारे में नहीं सोचना, 24/7 पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना है। डोनेटिंग ब्लड टू द नीडी पर्सन विदाउट एनी कंडीशन। देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? ब्लड दे देना और कोई इफ एंड बट की बात नहीं, कोई कंडीशन की बात नहीं। तो ये ड्यूटी एथिक्स में भी लाई करेगा। और आपकी पर्सनालिटी में डे टू डे बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी चीजें, तो वर्च्यू एथिक्स का भी बात है। क्योंकि आपने ड्यूटी एथिक्स में क्या देखा? कैटेगोरिकल इंपरेटिव, नॉट हाइपोथेटिकल इंपरेटिव। कोई कंडीशन नहीं थी वहां पर भी, कोई इफ एंड बट की बात नहीं थी डियोंटोलॉजी में कि मैं ये ड्यूटी तभी करूंगा जब मुझे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई डियोंटोलॉजी में। इसलिए ये डियोंटोलॉजी में भी पुट कर सकते हैं आप और वर्च्यू एथिक्स में भी कर सकते हैं। जबकि टेलियोलॉजी में क्या होगा? मैं ब्लड डोनेट तभी करूंगा जब मुझे कुछ उसका फायदा मिले। यूटिलिटेरियनिज्म में मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर, और आपने एथिकल यूएजम में देखा आपका फायदा, सेल्फ इंटरेस्ट की बात। पेशेंस, पेशेंस की हिंदी है धैर्य। इसका क्या मीनिंग है? इफ यू नीड रिजल्ट इन लाइफ यू हैव टू कीप पेशेंस। ये लाइफ की साइकिल है, मान लिया टाइमलाइन है। रिजल्ट कहीं यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, और आप अभी प्रोसेस में यहाँ पर हैं। आप मान लीजिए ये खड़े हुए हैं और आप डेली परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट तो यहीं मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस। तो यहाँ पर पेशेंस का मीनिंग क्या है? रिजल्ट अचीव करने के लिए पेशेंस चाहिए, ना कि चोरी करने के लिए। रिजल्ट ध्यान रखिए। पेशेंस इज द एबिलिटी टू टॉलरेट डिले। टाइम लग सकता है, लाइफ साइकिल है, आप यहाँ खड़े हुए हैं,
एक थ्रेशोल्ड के बाद ही सक्सेस मिलेगी, एक थ्रेशोल्ड के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। डिफिकल्टी और प्रोवोकेशन, कोई भी धमकाए, कोई भी कुछ कहे, कितनी भी समस्या आए, कितना भी समय लग जाए, हमें रिजल्ट चाहिए। ये है पेशेंस विदाउट बिकमिंग एनॉयड और अपसेट। तो अगर आप में पेशेंस है तो क्या नहीं है, आप एनॉयड नहीं होते और अपसेट भी नहीं होते। इट इज द एबिलिटी टू रिमेन काम। अगर आप पेशेंस वाले व्यक्ति हैं तो काम एंड कंपोज्ड रहेंगे। तो देखिए, आपको देखना है पब्लिक सर्वेंट में पेशेंस है या नहीं है, ये सब देख लीजिए। क्या वो जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाता, रिजल्ट का वेट करता है कि नहीं करता है, इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। तो काम एंड कंपोज, जब आपके साथ सब कुछ चल रहा है तब तो आप काम एंड कंपोज रहेंगे ही रहेंगे। जब चीजें आपके अपोजिट में चल रही हो तब आपको देखना है कि आप काम एंड कंपोज रह पाते हैं। तो देखिए, जो भी वर्च्यूज हम पढ़ रहे हैं उसको हमेशा चैलेंजेस में देखा जाता है। जब जिंदगी अच्छी चल रही हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चैलेंजेस में इसको देखेंगे कि ये सही से है कि नहीं। सेल्फ कंट्रोल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। तो सबसे पहले आपको इमोशन को रेगुलेट करना है, डिनाई नहीं करना है, रेगुलेट करना है, मुट्ठी में करना है। मना नहीं कर देना कि नहीं मेरे पास तो इमोशन है ही नहीं, मैं क्या रोता हूँ, मैं क्या परेशान होता हूँ, ऐसे नहीं कहना। मैं रोता भी हूँ, मैं परेशान भी होता हूँ, लेकिन मैं अपने को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो रेगुलेट भी कर लेता हूँ। योर इमोशन, थॉट्स, अपने विचार, और उसके बाद इमोशन और थॉट्स से बनने वाले बिहेवियर्स, वो भी आपके ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद योर गोल्स एंड वैल्यूज। तो उसको अलाइन करिए, स्ट्रीमलाइन करिए अपनी गोल और वैल्यूज के साथ। ये है सेल्फ कंट्रोल। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट टेम्पटेशन। तो कोई लुभाए, कोई आपको लालच दे, उसमें नहीं पड़ना। एंड टू डिले ग्रेटिफिकेशन। तो अब अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो लालच क्या आएगा, करप्शन। लेखपाल हैं, कितना अपने गए, दो का विवाद है, एक ने 20,000 रुपए दे दिए, काम हो गया। तो ये टेम्पटेशन है, शॉर्ट टर्म गेन की बात है। लेकिन जब ये आप कर देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भूल जाते हैं। तो फिर आदमी उसी में लगा रहता है और फिर उसी जो जाल होता है उसका, करप्शन का, उसी में बंध जाता है और फिर एक दिन मर जाता है। एंड टू डिले ग्रेटिफिकेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, एथिकल रिजल्ट्स आपको चाहिए, उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर टाइम लग रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आप करप्शन करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। आपको पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्सनल इंटरेस्ट किनारे करना पड़ेगा। तो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस लगभग एक साथ ही रीड किए जाते हैं। होता क्या डिफरेंस, पेशेंस वेटिंग इन लाइन एट द ग्रोसरी स्टोर विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये डे टू डे बेसिस की बात है। जैसे लाइन में लगे हैं, नंबर नहीं आ रहा, तब भी परेशान परेशान नहीं है, अपने काम एंड कंपोज तरीके से लाइन में लगे हुए हैं, सेल्फ कंट्रोल। ये उसके बाद की बात है। नॉट बाइंग अ कैंडी बार एट चेक आउट काउंटर इवन दो यू रियली वांट इट। मतलब ये जो पेशेंस है ये आपके अंदर की बात है। सेल्फ कंट्रोल आपको एक्ट करने से रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। देखिए, इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स, तो ये बिहेवियर कंट्रोल है, इमोशन कंट्रोल है, थॉट कंट्रोल है। अब आप समझ गए होंगे पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल में जो डिफरेंस है उसके बारे में। कंपैशन, तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और उसमें एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन, ये तीनों वर्च्यूज पढ़ेंगे। अगर आपको इनके बारे में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। विजडम, इसको भी बाद में ही पढ़ा जाएगा डिटेल में। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाई है इससे पता लग रहा है ये जो वर्च्यूज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पीवाईक्यू में भी आई हैं, इसलिए मैंने इसको टेबल में यहाँ लिख दिया है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। तो आपको ये तो जरूर ही तैयार करनी है, तो ये मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। टॉलरेंस, अच्छा शब्द। देखिए, टॉलरेंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है सहना, यार चलो सह रहे हैं क्या करें ऐसे, और एक होता है कोएग्जिस्टेंस। जब डाइवर्सिटी की बात आती है तो मान लीजिए आपका पड़ोसी आपसे डाइवर्स है, तो आप उसको क्या सह रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंस है। और क्या करें, आ गया है तो क्या करें, ये नेगेटिव सेंस है। कोएग्जिस्टेंस की बात क्या है, देखिए वो डाइवर्स है और मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरी परिवार में मिलजुल चुके हैं, वो मेरे परिवार के मेंबर की तरीके से, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। और ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जाती है वैल्यू, ये डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। क्या आप डाइवर्स कल्चर में रह पाते हैं या नहीं, दूसरे को अपने साथ मिला पा रहे हैं या नहीं, ये बात है टॉलरेंस की। अब देखते हैं, टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टेंस एंड सर्विंग एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द हिज बैकग्राउंड। आपसे मिलता जुलता हो या ना हो, मान लीजिए आप आईएएस हैं, अब आपको लग रहा है कि अपने कास्ट के लोगों को ही सर्व करेंगे और दूसरे कास्ट के लोगों से क्या मतलब, तो आप में क्या नहीं दिख रहा, टॉलरेंस। एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी, तो आप जब फील्ड में काम करेंगे तो डाइवर्स फील्ड व्यू आपको मिलेगा। बहुत सारे कास्ट ग्रुप के लोग होंगे, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स के लोग हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है आप फेवर कर रहे हैं किसी एक ग्रुप को, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको इक्वली। तो ये कोएग्जिस्टेंस की भावना है, सहने की भी नहीं। एंड एवरीबडी इज नॉट सेम हियर। तो आपको एथिक्स में पहले ही बता दिया जाता है, आपको अपने जैसे ही लोग नहीं मिलेंगे, आपको सब अधिकारी ही नहीं मिलेंगे, आपको किसान भी मिलेंगे, कुछ अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, कुछ समस्या से पीड़ित लोग भी मिलेंगे, उनकी सुनना है। वी हैव लर्न टू एक्सेप्ट एवरीबडी। तो यहाँ पर एवरीबडी की बात है, जैसे एक्सेप्टिंग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड देयर राइट्स, उनके राइट्स को भी सुनना है, समझना है। टॉलरेंस शुड बी यूज पॉजिटिवली। तो पॉजिटिवली की बात क्या है? को एग्जिस्टेंस की बात, एंड नॉट नेगेटिवली। तो झेलने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं यार क्या करें अब आ गए हैं तो झेल लें, थोड़े दिन की बात है बने रहेंगे, ये नहीं। हम तो कोएग्जिस्ट करते हैं हैप्पीनेस के साथ। इट इज नॉट अबाउट एंड्योरेंस, ये झेलने वाली बात नहीं है। एंड्योरेंस मीन्स द पावर टू विदस्टैंड हार्डशिप और स्ट्रेस। स्ट्रेस में वो हमारे साथ है, डाइवर्स है, लेकिन क्या करें अब सरकार ने कह दिया तो है, ऐसा नहीं सोचना है। ए स्टेट ऑफ सर्वाइविंग, सर्वाइवल मोड पर नहीं है, आप तो जिंदगी जी रहे हैं। रिमेनिंग अलाइव, बस सांसें आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है। केस स्टडी, ये मेरे एक टीचर ने बताई थी, आप उनकी केस स्टडी देख सकते हैं उनके चैनल पर। के.एम. पाठी सर हैं, वो भी अच्छी केस स्टडी सॉल्व कराते हैं। उन्होंने ही एक केस स्टडी मुझे बताई थी, उनका ही वर्ड मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। इट इज अबाउट अ सेक्स वर्कर, एज वी नो नोबडी बिकम अ सेक्स वर्कर। तो बनता तो कोई सेक्स वर्कर नहीं है, किसी की चाह नहीं होती बनने की, सर्कमस्टांसेस उसे बनाते हैं सेक्स वर्कर बाय हिज हर चॉइस। ही सी चूजेस दिस प्रोफेशन आइदर बाय कंपल्सन और बाय डिसेप्शन, या तो उसके साथ कोई धोखा कर देता है, या कुछ इकोनॉमिक कंपल्सन होते हैं, सोशल कंपल्सन होते हैं, इसकी वजह से इस प्रोफेशन में लोग जाते हैं। दे ऑल आर फोर्स्ड इनटू इट। तो वहां पर वॉलंटरी कुछ ये नहीं होता है, यहाँ पर फोर्स किए जाते हैं लोग। ये आपको बैकग्राउंड बताया सेक्स वर्कर के बारे में। अब देखिए, अगर ये नॉलेज आपको नहीं है और मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में डीएम बन गए जहां पर प्रोस्टिट्यूशन है, तो फिर आप इनको किस नजरिए से देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या इस नजरिए से देखेंगे, या उनको अपैथी की भावना से देखेंगे, यार बेकार से लोग हैं, ऐसे देखेंगे क्या? तो ये बात है। ए सेक्स वर्कर वाज रेस्क्यूड एट वेरी अर्ली एज ऑफ 23, एंड देयर वाज ए प्रोटोकॉल दैट वंस द सेक्स वर्कर विक्टिम वुड बी रेस्क्यूड, दे वुड बी सेंट टू हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। After the examination, doctor found that she was pregnant. However, she did not know that she was pregnant. Although उसे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर ने एग्जामिन किया, वो प्रेग्नेंट थी। द इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर वाज वेरी जेंटल. He spoke to her and inquired that, "Do you know who is responsible for this act?" And she replies negatively. उसे नहीं पता था। Investigating officer gave the choice of abortion. तो जो भी अफसर था उसने कहा आप चाहें तो अबॉर्शन करा लें। As this baby was not convinced as per her will, तो उसकी will के अकॉर्डिंग वो बेबी नहीं था, but the girl refused to do so and she replied that this baby can become one of motivations in my life. देखिए उसने कहा ये मेरे लिए मोटिवेशन है, अब मैं उस काम से निकल आई हूँ तो मैं इस बच्चे को जिंदगी में लाऊंगी, एंड आई कुड लिव विद हिम और हर, जो भी होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, मैं उसके साथ जिंदगी जीऊंगी। आफ्टर सम टाइम शी डिलीवर्ड ए बेबी बॉय, एक लड़का पैदा होता है, एंड दिस बॉय बिकम वेरी मेरिटोरियस, पढ़ने में अच्छा निकला, एंड इवेंचुअली क्वालिफाइड सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, एंड वेंट फॉर ट्रेनिंग इन द एकेडमी एट मसूरी। तो मसूरी जाता है। आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेता है। ही आस्क्ड टू फिल द डिटेल्स इन अ प्रो फॉर्मा शेयर्ड बाय अ क्लर्क। तो वहां पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। हु वाज कंडक्टिंग द एडमिशन एक्सरसाइज। तो क्लर्क ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी और एक फॉर्म दे दिया। इन दिस प्रोफॉर्मा वन एंट्री वाज ऑफ द फादर्स नेम। अब उस बच्चे से फादर का नाम पूछा जाता है। अब बताइए, वो तो एक सेक्स वर्कर का लड़का था और उसे अपने फादर के बारे में आइडिया ही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को आइडिया नहीं था उसके फादर कौन है। ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उसे नहीं पता था। हेंस ही रोट द नेम ऑफ हिज मदर एट दिस प्लेस। तो उसने फादर की जगह मदर का नाम लिख दिया। हाउएवर द क्लर्क वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्लर्क तो कानूनी कीड़ा है, उसे तो ये ठीक नहीं लगेगा। विद द आंसर्स ऑफ दिस बॉय दैट ही डज नॉट नो हिज फादर। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो अपने फादर को नहीं जानता होगा। ऐसा कोई होता है जो अपने फादर को नहीं जानता? हेंस द क्लर्क आस्क्ड फॉर अ पुलिस इंक्वायरी फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन। तो क्लर्क को लगा कुछ गड़बड़ है, पता करते हैं। अब देखिए रिपोर्ट आती है। आफ्टर सम टाइम स्क्रूटनी अफसर सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन द एकेडमी एंड इट वाज रिवील्ड दैट ही वाज सन ऑफ अ सेक्स वर्कर। तो जो बात थी वो पता लग गई। नाउ दिस इंफॉर्मेशन वाज सर्कुलेटेड टू पीयर ग्रुप ऑफ दिस क्लर्क। अब और सभी क्लर्क को पता लगती है। एंड टू द मैथ्स वर्कर्स, मैथ्स में भी ये इंफॉर्मेशन पता लगती है। एंड लेटर ऑन हिज बैचमेट्स,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन इस क्लर्क के पास ही रहनी चाहिए थी, उसने पास ऑन कर दी सभी को। तो ये जो प्राइवेसी वाली बात है वो यहाँ पर नहीं दिखी। तो राइट टू प्राइवेसी हर्ट हुआ किसका? उस एस्पायरेंट का, उस ऑफिसर का। Also got to know about this and consequently some of the OTs after officer trainees wrote on a paper that bastard are not welcome। तो देखिए ये है OTs जो एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं और वो लिख के आ रहे हैं bastard are not welcome। अब क्या हो रहा है? The bereaved wife very calmly put it down, went to the director's residence and said, "Sir, I cannot stay here." तो अब वो जो ऑफिसर है वो जाता है डायरेक्टर के पास और कहता है मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? आई वुड लाइक टू लिव विद सम सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई कुड नॉट सी माई मदर्स करेक्टर असैसिनेशन। तो ये जो लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं? मेरी माँ ने इनका क्या बिगाड़ा? लाइक दिस एंड आई कुड गेट द जॉब आउटसाइड दिस कैंपस एज वेल। तो ये जो जॉब है, ये जो नौकरी है, मैं नौकरी तो हूँ, ये नौकरी तो मैं बाहर भी पालूंगा। ऐसे लोगों के साथ क्या रहना? तो द क्वेश्चन इज दैट वेदर सेक्स वर्कर्स आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो क्या सेक्स वर्कर सिटीजन नहीं है? आर दे डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स लाइक डिग्निटी एंड इक्वलिटी? तो क्या इन्हें डिग्निटी और इक्वलिटी से नहीं रहना चाहिए? वेदर द राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स किड्स शुड बी कर्टेल्ड? क्या उनके राइट्स को कर्टेल कर देना चाहिए? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने चाहिए, कंटेम्पलेट करने चाहिए, क्योंकि आप भी पब्लिक सर्वेंट्स में जाने वाले हैं। इन्वॉल्व एथिकल इश्यूज और कंसर्न। तो यहाँ एथिकल इश्यूज और कंसर्न्स आपको क्या दिख रहे हैं? ह्यूमन डिग्निटी तो यहाँ समझी ही नहीं जा रही। सोशल स्टिग्मा दिख रहा है इसमें, ओटीज में। प्राइवेसी रखी ही नहीं क्लर्क ने। कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात ही नहीं है। कंपैशन प्रेजुडिस दिख ही नहीं रहा। राइट टू डिग्निटी है ही नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ है ही नहीं। राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर की कोई बात ही नहीं। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की कोई बात ही नहीं। ये कुछ एथिकल इश्यूज और कंसर्न्स इस केस स्टडी में दिखे। अब देखिए ये जो टॉलरेंस की वर्च्यू है, इसमें इस टाइप की टॉलरेंस चाहिए इवन सेक्स वर्कर भी आपके समाज में रह पाए, उसकी भी बात सुनी जाए। जो लीगल राइट्स हैं उसको वो मिलने चाहिए, उसके ऑफस्प्रिंग्स को उसके राइट्स मिलने चाहिए। अगर एक लड़का सेक्स वर्कर का लड़का है तो उसमें उसकी क्या गलती? उसे लॉ से कैसे अलग बनाया जा रहा है, या लॉ से नहीं कस्टमरी मोरालिटी से कैसे अलग कर दिया जा रहा है? ये सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए एज अ पब्लिक सर्वेंट। देखिए फिर कुछ वर्च्यूज हैं, विजडम, करेज, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, ह्यूमिलिटी। इनको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा बाद में, क्योंकि जैसे करेज है तो करेज को ब्रेवरी के साथ में दिखाऊंगा। क्या है करेज, क्या है ब्रेवरी, और फिर उसमें बात करी जाएगी फियर की। तो ये तीनों एक साथ ही डिस्कस किया जाएगा, तो वो एक पूरा लेक्चर लग जाएगा इन तीनों चीजों को टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ऐसे ही विजडम, परसिवरेंस और परसिस्टेंस में जो कंपेरिजन है इसमें भी एक लेक्चर लगेगा। ऐसे ही ह्यूमिलिटी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्च्यूज हैं जो पीवाईक्यू में बार बार पूछी गई उसको मैं करा दूंगा कंप्लीट। और फिर ऐसी लिस्ट आप बना लीजिए, इसी को या तो कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे नॉट सो इंपॉर्टेंट बट आस्क्ड अर्लियर इन द एग्जाम, बहुत पहले पूछी गई, जैसे फेयरनेस, लॉयल्टी, करेज। करेज को देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा, फिर देखा करेज इंपॉर्टेंट है तो फिर करेज को यहाँ पर भी कर दिया। नॉट सो इंपॉर्टेंट विद एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि केस स्टडी में आपको मेंशन करने पड़ेंगे ऐसे नेम जैसे जेनरसिटी, सिविलिटी, फ्रेंडलीनेस, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेटिवनेस, इंडस्ट्रियसनेस, सेल्फ रिलायंस, मॉडरेशन, थॉटफुलनेस, रीजनेबलनेस, प्रूडेंस, डिपेंडेबिलिटी। जैसे आपसे एथिकल इश्यूज पूछे जाते हैं केस स्टडीज में, तो एथिकल इश्यूज में आप ये बताएंगे ये वर्च्यूज नहीं है, ये वर्च्यूज मिसिंग है, कुछ राइट्स मिसिंग। तो ऐसे आप मेंशन करते हैं एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसर्न्स के बारे में उनके स्टडीज में। जैसे फेयरनेस मींस बीइंग इम्पार्शियल। देखिए एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो टोटोलॉजिकल सब्जेक्ट है। टोटोलॉजिकल, इसका मीनिंग क्या? एक बात को घुमा घुमा के कहना बहुत सारे शब्दों में। जैसे फेयरनेस कह दिया और फिर कह दिया इम्पार्शियल, और फिर जब इम्पार्शियल को डिफाइन करेंगे तो कह देंगे बीइंग फेयर। देखिए मैंने कहा व्हाट इज फेयरनेस, तो कह दिया गया फेयरनेस इज बीइंग इम्पार्शियल। ठीक है, ये कुछ बात समझ में आई, इम्पार्शियल होना, ऑब्जेक्टिव होना। फिर आपसे पूछा इम्पार्शियल का मतलब क्या, तो कह देगा बीइंग फेयर। तो क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंचे आप? नहीं पहुंचे, लेकिन एथिक्स सब्जेक्ट ऐसा ही है, टोटोलॉजिकल है। यहाँ पर शब्द बदल बदल के यूज किए जाते हैं और मीनिंग एक ही निकल के आती है। और फेयरनेस का मीनिंग क्या है? ट्रीट एवरीवन टू बी इक्वल। तो इसमें समझ में आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली बात। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आंखों में सब बराबर, कोई अलग नहीं।
तो ऑब्जेक्टिविटी वाली बात, तो यहां पर क्या नहीं दिखेगा, सब्जेक्टिविटी। आप जैसा सोच रहे हैं वो नहीं, लॉ जैसा कह रहा है वो बताइए। सब्जेक्टिविटी नहीं, आपके मनमाफिक सब चीजें नहीं होंगी। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पावर मिल गई, लेकिन लॉ जरूरी है, लॉ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, लॉ को तभी ब्रीच करें, वायलेट करें, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों, ऐसे ही नहीं। लॉयल्टी का मीनिंग क्या, फिडेलिटी, लॉयल्टी, और मैंने इसको रिलेट कराया था ट्रुथफुलनेस से, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। करेज बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, करेज यहां पर भी डाला है, ऊपर भी डाला है। करेज वर्सेस ब्रेवरी की भी बात करेंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट विद एग्जाम पर्सपेक्टिव। जनरसिटी मीन्स उदारता, हेल्पिंग अदर्स एंड शेयरिंग योर थिंग्स विद अदर्स, फुलफिलिंग आफ्टर फुलफिलिंग योर नीड्स। तो देखिए, बेनेवोलेंस में क्या थी, हेल्पिंग अदर्स, यहां पर भी क्या है, हेल्पिंग अदर्स। तो देखिए, बात एक ही है, शब्द अलग अलग है एथिक्स में, लेकिन यहां पर क्या है, आफ्टर फुलफिलिंग योर नीड्स, अपनी भूख मिटाने के बाद अगर रोटी बची तो दूसरे को दे दी। तो हेल्पिंग अदर्स तो कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशंस के बाद। तो इसमें आप टेलियोलॉजिकल ये समझ सकते हैं कि पहले अपनी भूख मिट गई, अब जो भी बचा आप ले जाइए। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज वी कैन शेयर द बुक्स ऑफ आवर प्रीवियस क्लास विद आवर जूनियर्स। एक जनरस एक्ट है। सिविलिटी, सिविलिटी मीन्स शिष्टाचार और सभ्यता, जैसे नागरिक रहता है। कुछ राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं, ड्यूटी पर फोकस करिए। डिसेंसी, कर्टसी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द जनरेशन इज लैक ऑफ सिविल बिहेवियर। तो हम लोगों में सिविल बिहेवियर नहीं है, हेंस दे आर वेरी रूड अनसिविल। तो अनसिविल समझ में आते हैं, रूड समझ में आते हैं। देखिए, सिविलिटी के बारे में बता रहा है और कह दिया अनसिविल, कुछ सेंस बनता है, लेकिन है ऐसा, टोटोलॉजिकल है अपना सब्जेक्ट। तो कभी कभार शब्दों से खेला जाता है इसमें, तो आपको भी शब्दों से खेलना आना चाहिए। दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक स्पेस। तो सोशल एटिकेट्स हैं ही नहीं। मैन कैप्चर्स द सीट रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए सीट है, मैन बैठा पड़ा और वुमेन आई लड़ रहे हैं। लेक ऑफ एटिकेट्स। इंडियंस जनरली डोंट लाइक टू स्टैंड इन अ क्यू। क्यू में खड़े हैं तो लड़ लिए। एंड एवरीवन वांट टू ब्रेक द रूल्स। और सबको टिकट काउंटर पर पहुंचना है रूल ब्रेक करके, सो दैट देयर पर्पस कैन बी सर्व्ड एज सून एज पॉसिबल। तो सभी लोग यहाँ के कैसे हैं, टेलियोलॉजिकल। हमें टिकट मिल जाए, लाइन रहे या ना रहे, रूल ब्रेक हो या ना हो, बस टिकट मिलनी चाहिए। However, this shows the lack of civility in those Indians। तो सिविलिटी का मीनिंग ये है, रूल ना फॉलो करना, एटिकेट्स ना होना, पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना है वो नहीं पता। वुमेन सीट के जो रिजर्व है वुमेन के लिए, उस पर मैन बैठ गए हैं और वुमेन को आने पर भी लड़ रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, ये सब बातें। फ्रेंडलीनेस, ऑनेस्टी, सेइंग द राइट थिंग्स। ऑनेस्टी पर हम बहुत बात करेंगे, इसको इंटीग्रिटी से रिलेट कराएंगे। तो ऑनेस्टी को जब पब्लिक सर्विस वैल्यूज पढ़ेंगे उसमें बहुत डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लिखा है। सेल्फ डिसिप्लिन मीन सेल्फ कंट्रोल। कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिव मीन्स टीम वर्क, तो टीम वर्क है कोऑपरेटिवनेस। टू वर्क एमिकेबली। इंडस्ट्रियसनेस, परसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार करते रहिए। डिलीजेंस, इंडस्ट्रियसनेस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ये दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, इनकी मीनिंग डिफरेंट है। इसको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। क्या होता है डिफरेंस परसिस्टेंस और परसिवरेंस में। सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पर भरोसा, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन सेल्फ, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन स्किल सेट्स, लर्न टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। मॉडरेशन मीन्स बीइंग बैलेंस्ड और फ्रूजल, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना। मॉडरेट होना मीन्स क्या नहीं होना, नार्सिस्ट नहीं होना, नार्सिस्ट नहीं होना। थॉटफुलनेस, रीजनेबलनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, तो दूसरों को भी सम्मान देना। प्रूडेंस, तो प्रूडेंस को हम विजडम में बहुत डिस्कस करेंगे। विजडम, इंटीग्रिटी में एक वर्च्यू प्रूडेंस भी है, PTCJ एज पर एरिस्टोटल, ये होती है इंटीग्रिटी। मैंने आपको पहले भी बताया इसमें कौन कौन सी वर्च्यू है इंटीग्रिटी में। प्रूडेंस है, टेम्परेंस है, करेज है, जस्टिस है। करेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्परेंस के बारे में भी करेंगे और प्रूडेंस के बारे में भी करेंगे। कब करेंगे, जब हम इंटीग्रिटी पर बात करेंगे। तो इंटीग्रिटी एक सम ऑफ वर्च्यूज है। इंटीग्रिटी कोई एक वर्च्यू नहीं है, बहुत सारी वर्च्यू जब डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तब कही जाती है इंटीग्रिटी। मनसा वाचा कर्मणा, एक जैसे ही एक्ट हो। डिपेंडेबिलिटी है एक वर्च्यू, वर्च्यू ऑफ 21st सेंचुरी, जैसे ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस एक वर्च्यू का नाम लग रहा है, लेकिन इसमें कौन कौन सी वर्च्यू हो सकती है। ऑनेस्टी गायब है तब भी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, इंटीग्रिटी गायब है तब भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और इंटीग्रिटी डिपेंड करती है ऑनेस्टी पर, तो ये भी इंटररिलेटेड है। रिलायबिलिटी नहीं है तब भी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, लॉयल्टी नहीं है तब भी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। तो देखिए ये एक वर्च्यू है, लेकिन बहुत सारी वर्च्यूज से मिलके बनती है। जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कैसे है, सिविलिटी है, डिग्निटी है, टॉलरेंस है। जब ये मिलके चलेंगी तभी रिस्पेक्ट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिडेलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, सिविलिटी।
फेयरनेस मीन्स ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, जो हम ऊपर चर्चा करे थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात, यहाँ पर इक्वलिटी भी लिख सकते हैं फेयरनेस में, इक्वालिटी। तो बहुत सारी वर्च्यूज एक वर्च्यूज को बनाती हैं। अब कुछ फेमस कोट्स देखते हैं बाय फेमस ऑथर्स, फिलोसोफर्स एज वेल एज लीडर्स। कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो कैरेक्टर की बात कहें, वर्च्यू की बात कहें या इंटीग्रिटी की बात कहें, वो तब है जब कोई एक्सटर्नल कंपल्सन ना हो, कोई आपको देख ना रहा हो, तब आप जैसे एक्ट करते हैं, क्या आप तब एथिकली एक्ट करते हैं, वो ही है कैरेक्टर। ऐसा नहीं आपको कोई देख रहा है तब आप कुछ स्पीकिंग ट्रुथ जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं या इंटीग्रिटी शो कर रहे हैं, तब कोई बात नहीं है। मीन्स जब कोई ना भी देख रहा हो तब आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, तब आप एथिकली एक्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये किससे एसोसिएट कराइए, इंटीग्रिटी से। द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द ट्रिम्प ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। तो देखिए, बुराई का होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बुराई का होना और जो बुराई के खिलाफ बोलने वाले हैं वो ना बोले, तब बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए जो लोग बुराई के खिलाफ खड़े हों, मीन्स गुड मैन, वो होते रहें, तो बुराई से लड़ा जा सकता है। अगर वो गुड मैन बुराई से सरेंडर कर गए तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वर्च्यूज दिख रही हैं? मोरल करेज की बात है। अगर करेज ही नहीं है बुराई के खिलाफ तो आप खड़े ही नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सिटीजन के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। एक्टिव सिटीजनशिप की बात है। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो फ्यूचर की बात है तो उसे क्रिएट करिए, वही प्रेडिक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको तो पता है फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि आप ही क्रिएट कर रहे हैं, आप ही क्रिएटर हैं। तो ये विजन की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है, परसिवरेंस की बात। आपको जो कोर्स पूछे जाते हैं उसमें ऐसी वर्च्यू काम आती हैं। तो इनडायरेक्टली आपको वर्च्यू के नाम पता होने चाहिए। तो वर्च्यू के नाम पता होने से क्या मतलब है, वर्च्यू की मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप ये फिलोसॉफिकल कोर्स को अप्लाई कर पाएंगे या समझ पाएंगे। इट इज नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ बट द डेप्थ ऑफ लाइफ। लाइफ की टाइम पीरियड लंबा ना हो, लेकिन लाइफ में इंपैक्ट आपका अच्छा हो। क्या मतलब है? राल्फ वाल्डो इमर्सन कह रहे हैं, और ये फोकस कर रहे हैं विजडम पर, पर्पसफुलनेस पर, इंटीग्रिटी पर। लाइफ कम जी जाए लेकिन शानदार जी जाए। जिंदगी के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। तो जिंदगी चाहे 4 दिन की हो, लेकिन वो इससे भरी हो, विजडम से, पर्पसफुलनेस से, इंटीग्रिटी से। द ट्रू टेस्ट ऑफ मैंस कैरेक्टर इज व्हाट ही वुड डू इफ ही न्यू ही वुड नेवर बी फाउंड आउट। जैसे आप हो गए इनविजिबल, आपको कोई देख ही नहीं सकता, आप क्या कर रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं? जैसे आपको कोई देख ही नहीं पा रहा, आपके पास पावर आ गई। तो इनविजिबल होने का मीनिंग क्या है? यहाँ आपको पावर मिल गई, आप एक सिविल सर्वेंट हो गए, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, किसी के पास ताकत है ही नहीं इतनी। फिर आप क्या कर रहे हैं, वो दिखाएगा आपका कैरेक्टर। आप गरीब हो गए, परेशान हो गए, पैसे खत्म हो गए, तब आप क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कैरेक्टर को चेक करने के लिए, क्योंकि तब तो आप सोशल कंडीशंस जैसी आपको कराएंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन जब आपके पास पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तब आपकी विल काम करने लगती है, तब आपकी रियल विल समझ में आती है आप क्या करना चाहते हैं, वही आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी है? इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की, अकाउंटेबिलिटी की, सेल्फ डिसिप्लिन की। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? ग्लोरी इसमें नहीं कि आप कभी गिरे ना, आप कभी फेल ना हो। ग्लोरी तो इसमें है फेल होने के बाद दोबारा खड़े हो जाए। खड़े होने में ही एफर्ट चाहिए। फेल तो सभी होते हैं, फेल होने के बाद जो खड़ा हो पा रहा है, जो दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या दिखा रहा है? रेजिलियंस भी दिखा रहा है, साथ साथ परसिवरेंस भी दिखा रहा है। तो ये जो परसिवरेंस है, इस पर बहुत डिस्कस किया जाएगा। ये है, चलिए, आप में अगर रेजिस्टेंस कम है, मान लीजिए रेजिस्टेंस कम है, तो आप फॉल कर सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन क्या आप बाउंस बैक कर पाएंगे? क्या दोबारा खड़े हो पाएंगे? ये बात है परसिवरेंस की, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो अगर कोट आया, तो इस कोट से आप पता लगता है कि रेजिलेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है और परसिवरेंस की बात हो रही है। कौन कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला साहब। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। तो ग्रेट तो वही होता है जब आप उससे लव करते हैं, नहीं तो ग्रेट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर आपको अपने काम को ग्रेट करना है तो उससे लव करना पड़ेगा, ये बताया गया। स्टीव जॉब्स कह रहे हैं, ये क्या बता रहा है? पैशन। तो पैशन वही है जिसे आप प्यार करें। द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, it is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that you have lived and lived well। तो जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, और डिफरेंस होना चाहिए, आपने जो जी ली और अच्छे से जी ली। ये जो वेल शब्द है वो है। तो ये पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में लिख रहे हैं कौन? राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो ये सब कुछ कोट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द वर्च्यूज। तो ऐसे आपको वर्च्यूज समझनी है। तो हम पहले मीनिंग जानेंगे इन वर्च्यूज का, तभी आप ये
कोर्स को समझ पाएंगे। डू यू एग्री दैट बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इज अ वर्ल्ड वाइड कंसर्न? यहाँ पे लिखिए इज, इन नहीं होगा। हाउ कैन गवर्नमेंट्स बिल्ड ट्रस्ट? गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट स्टेब्लिश कर सकती हैं? तो वियना कन्वेंशन ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट पर आप देख सकते हैं। टुडे बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इज अ वर्ल्ड वाइड कंसर्न, उन्होंने बोला। व्हेन पीपल डू नॉट सी देमसेल्फ इन्वॉल्वड इन पब्लिक पॉलिसीज, तो लोगों की भागीदारी ही नहीं है गवर्नेंस में, एंड देयर इंटरेस्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिक्स कुछ और ही बात कर रही है। हेंस देयर ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट इज कम्प्रोमाइज्ड। तो अकाउंटेबिलिटी जब बढ़ जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, एंड द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक गेट अंडरमाइंड। तो इंटरेस्ट भी सर्व हो पब्लिक के, तभी पब्लिक ट्रस्ट करेगी किसी भी गवर्नमेंट पर। तो हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट? तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। जैसे बाय सिक्योरिंग लेजिटमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो लेजिटमेसी कैसे गवर्नमेंट की इंश्योर हो सकती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कराइए, ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा गवर्नमेंट पर। प्रायोरिटाइजिंग सर्विस डिलीवरी एंड एक्सेस, तो सिटीजन चार्टर से आएगा ये। बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये दो वर्च्यूज ले आइए। जैसे पीआईबी से आपने इन्फॉर्मेशन ओपनली दे दी, तो ये दिखा रहा है ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई से अकाउंटेबिलिटी दिख रही है, आरटीआई। बाय इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी पर फोकस करिए। सिविल सोसाइटी मैनेजमेंट पर फोकस करिए, एनजीओ को इन्वॉल्व करिए डिसीजन मेकिंग में। तो सिटीजन्स को इन्वॉल्व करिए किसमें? गवर्नेंस में। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र लीजिए। बाय इंगेज इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट ऑफ फ्री मीडिया, फ्री मीडिया पर फोकस करिए। बाय ब्रिंगिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, तो यहाँ पर केयर एथिक्स वाली बात है, केयरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट। अब केयर कैसे करेगी गवर्नमेंट? उसे लाठी को किनारे करना पड़ेगा, पावर नहीं दिखानी उसे। उसे तो एक पेरेंट की तरीके से केयर करनी है, जैसे पेरेंट केयर करता है, कंसर्न देखता है किसके? सिटीजन्स के। बाय इन्वॉल्विंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पीपीपी मॉडल पर भी काम करना है। अकेला गवर्नमेंट को ही फोकस नहीं करना, प्राइवेट एंटिटी जहां काम कर पा रही है उन्हें भी मौका देना। लिबरलाइजेशन की बात है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, ग्लोबलाइजेशन की बात है। बाय प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अगर कुछ रिफॉर्म चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो रिफॉर्म करिए, और कुछ नया करना है तो नया करिए। तो पास्ट को थोड़ा चेंज करिए और फ्यूचर की तरफ ओरिएंट हो जाइए। तो ये इससे होगा क्या? ट्रस्ट बनेगा। तो ट्रस्ट को पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप। मोदी साहब भी कह रहे हैं, पीएम मोदी कॉल्स फॉर कन्वर्टिंग ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, तो इन्हें भी लग रहा है ग्लोबल है ट्रस्ट डेफिसिट। हर एक देश में सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, इनटू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कंपैरिजन अमंग वर्च्यूज, तो आपको ऐसे वर्च्यूज को देखना है, जैसे जनरसिटी और चैरिटी, दो वर्च्यू हैं। आफ्टर सेटिस्फाइंग योर नीड्स, ये है इट इन्वॉल्व्स डिनाइंग सेल्फ नीड्स टू हेल्प अदर। तो चैरिटी में अपनी नीड्स को ताक पर रखकर दूसरों की मदद की जाती है, जबकि जनरस होने में क्या है? पहले अपना पेट भर लिया, फिर रोटी बची तो दूसरे को दे दिया, तो ये जनरस होना है। तो वर्च्यूज को ऐसे हमें कंपेयर करना है, नहीं तो हमारे लिए क्या होगा? चैरिटी और जनरसिटी एक ही जैसा दिखेगा। जैसे वैल्यू और वर्च्यू में क्या फर्क है? ये नोइंग है और प्रैक्टिसिंग है, जबकि ये प्रैक्टिसिंग है। नोइंग तो है ही है, प्रैक्टिसिंग है लेकिन कंटिन्यूअसली। तो ये है डिफरेंस वैल्यूज और वर्च्यूज में। पर्सनल वर्च्यूज कौन सी हैं? ऑनेस्टी, करेज एटसेट्रा, मींस जो आपके होने से ही हैं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, ये दिखा देंगे तो वो दिख जाएगा। जैसे यदि तेरी डाक सुने कोई ना आसे तो एकला चलो रे, कौन बोला है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कोई ना हो तो आप अकेले ही चल दीजिए, तो आप ऑनेस्ट होंगे तो अकेले चल जाएंगे, करेज होगा तो अकेले बोल देंगे। सोशल वर्च्यूज क्या है? सिविलिटी है, जो दूसरे के लिए है, आप अकेले वो नहीं दिखा सकते, दूसरे का होना इंपॉर्टेंट है। सिविलिटी है, फ्रेंडलीनेस है, कंपैशन है, एटसेट्रा। तो एक कोट देखते हैं, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, गरीबी, दुख दर्द, पैसा खत्म होना, जीवन में कठिनाई आना, ये तो सभी की जिंदगी में है और सभी इससे लड़ सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन करेक्टर, लोगों का अगर करेक्टर चेक करना है तो उन्हें गरीबी दुख मत दीजिए, उन्हें तो पावर दीजिए। पावर दीजिए, उससे क्या होगा? वो उनके पास थोड़ी सी फ्री विल आ जाएगी, जैसा वो करना चाहते हैं वैसा करेंगे। तो अंदर जैसा उनका कंसाइंस है, उनकी जैसी आत्मा है, अच्छी या खराब, वैसे ही वो एक्ट करेंगे, क्योंकि पावर उन्हें ताकत दे देता है कुछ करने की। तो उससे पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है। कौन बोले? अब्राहम लिंकन। तो करेक्टर को चेक करना है तो पावर दीजिए, एडवर्सिटी से कुछ नहीं होना। तो अगर आपका अपोनेंट है और उसका करेक्टर खराब है तो उसे थोड़ी पावर दे दीजिए, जनता को पता लग जाएगा कैसा है वो। पब्लिक ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स, जजेस, मिनिस्टर्स, पुलिस ऑफिसर आर इंटरेस्टेड विद सिग्निफिकेंट पावर, तो इनके पास तो बहुत पावर ही पावर होती है। देयर एथिकल करेक्टर इज रिफ्लेक्टिंग इन हाउ दे यूज दिस पावर, और इनका पता लग जाता है करेक्टर कि वो पावर कैसे यूज करते हैं। क्या रीलबाजी ही अकेले कर रहे हैं? गार्ड को से गेट खुलवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, गार्ड से फाइल पकड़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और
गवर्नेंस के नाम पे 0 हैं, तो समझ जाइए उनका कैरेक्टर कैसा है, अंदर से दीमक है। फॉर पब्लिक वेलफेयर रादर देन पर्सनल गेन, क्या वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगे हैं या पर्सनल गेन में लगे हैं। आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनेमी। देखिए, ब्रेव होने का मतलब इथिक्स में क्या है, आप एनेमी पे जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी डिजायर पर जीत पालें। तो ये सेल्फ कंट्रोल की बात है, सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल की जो वर्च्यू है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये अरिस्टोटल का देखिए कोट है और बात किस पर कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल पे। तो बहुत सारी वर्च्यूज हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो कोर कैरेक्टर वर्च्यूज क्या है जो कैरेक्टर के बारे में बात करती हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल, विजडम, इंटेलिजेंस, करेज, ब्रेवरी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, एंथुजियाज्म, एनर्जी, काइंडनेस, फेयरनेस, बेनेवलेंस, ऑप्टिमिज्म। इनकी एक एक करके सभी पर बात करेंगे। देखिए, जैसे कल लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में, विल पावर के बारे में, जो पूछी गई थी किसमें, इस पीवाईक्यू में। तो इस पीवाईक्यू को समझा जाएगा इसके मीनिंग से, क्या होती है विल पावर, क्या होता है सेल्फ कंट्रोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।